Hello everyone, starting with marathon lectures for paper number 4 of CA Foundation, that's Business Economics. Chapter number 1 is Nature and Scope of Business Economics. Unit 1 is an introduction. Starting with the definition of business economics. Business economics का मतलब होता है जब आप इकोनॉमिक्स को यूज करते हो बिजनेस डिसीजन मेकिंग में। उसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इकोनॉमिक्स है क्या। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ अलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस टू सैटिस्फाई अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। इकोनॉमिक्स किस चीज की स्टडी है? इकोनॉमिक्स बेसिकली समझता है कि जो आपके थोड़े से रिसोर्सेज हैं जिनके बहुत सारे यूजेस है, ऑल्टरनेटिव यूजेस मतलब बहुत सारे यूजेस, उनको हमें किस तरह से अलोकेट करना चाहिए या बांटना चाहिए जिससे कि अनलिमिटेड वांट सेटिस्फाई हो पाए लोगों की। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है कि यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, जब हम इकोनॉमिक्स को यूज करते हैं बिजनेस के डिसीजन मेकिंग में। और क्यों? मेन टारगेट ही है इकोनॉमिक्स का ताकि स्केर्स रिसोर्स को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज कर पाए। The use of economics in business decision making for best use of organization scarce resources उसे कहा जाता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। नाउ बिजनेस इकोनॉमिक्स का पर्यायवाची है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। उसे माना जाता है पार्ट ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स, ऐसा इकोनॉमिक्स जो प्रैक्टिकली अप्लाई हो सकता है। क्योंकि हम बिजनेस इकोनॉमिक्स को प्रैक्टिकली अपने बिजनेस में अप्लाई करते हैं, इसलिए इसे माना जाता है पार्ट ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स। अप्लाइड इकोनॉमिक्स वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। अप्लाइड इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल तुम्हें पता होना चाहिए। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, कॉस्ट एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स। ओके, ये जो डेफिनेशन थी बिजनेस इकोनॉमिक्स की, दैट्स गिवन बाय जोएल डीन, अगेन अ क्वेश्चन ऑफ एग्जाम। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ? इकोनॉमिक्स इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया। और ओइकोनोमिया का मतलब क्या है? मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, ये मीनिंग भी पूछ लिया है और ये टर्मिनोलॉजी भी पूछ ली गई है इन एग्जाम। नाउ कमिंग ऑन टू हाउ द इकोनॉमिक्स डेफिनेशन वाज डिराइव्ड ओवर द टाइम। या 4 फेजेस में डिराइव हुई थी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। सबसे पहली थी वेल्थ डेफिनेशन गिवन बाय एडम स्मिथ, ये पहला फेज था। और बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस, जो 1776 में आई थी। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। सेकेंड फेज में आई वेलफेयर डेफिनेशन, और वेलफेयर डेफिनेशन जो थी वो दी थी अल्फ्रेड मार्शल ने। ये नाम तुम्हें याद रखने पड़ेंगे, एग्जाम में आ सकते हैं। थर्ड फेज में जो डेफिनेशन आई थी वो थी स्केर्सिटी डेफिनेशन। जो आज की डेफिनेशन है वो इसी का मॉडिफाइड वर्जन है, और ये दी थी रॉबिन्सन ने। और फोर्थ फेज की डेफिनेशन है ग्रोथ डेफिनेशन, और ये दी थी पॉल सैमुअलसन ने। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग। दो तरह के इकोनॉमिक्स हो सकते हैं यार, माइक्रो और मैक्रो। ऐसा इकोनॉमिक्स जो इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स की स्टडी करता है उसे कहा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जो एग्रीगेट्स की इकोनॉमी एज अ होल की स्टडी करता है, नाम से क्लियर क्लियर होता है कि वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। थ्योरी ऑफ प्राइस इज द नेम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। और थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज अदर नेम फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोस, और माइक्रोस का मतलब होता है स्मॉल। और मैक्रो इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस, और मैक्रोस का मतलब होता है लार्ज। ठीक है, जब माइक्रो पढ़ते हैं तो हम मान लेते हैं कि मैक्रो की चीजें कांस्टेंट है, और जब मैक्रो पढ़ते हैं तो हम मान लेते हैं कि माइक्रो की चीजें कांस्टेंट है। ऐसा इसलिए क्योंकि इकोनॉमिक्स कोई भी लॉ डिराइव करने से पहले एक कॉमन लाइन यूज की जाती है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ऑल अदर थिंग्स आर assumed to be constant. Now coming on to next, ये पहले हुआ करता था इन योर मॉड्यूल। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज पार्शियल इक्विलिब्रियम, एंड मैक्रो इज ऑल्सो नोन एज जनरल इक्विलिब्रियम। ओके, माइक्रो मैक्रो के डिफरेंस के बाद कमिंग ऑन टू पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ऐसा इकोनॉमिक्स जो फैक्ट स्टडी करता है उसे बोला जाता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, और ऐसा इकोनॉमिक्स जो सजेशंस देता है उसे कहते हैं हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अगर फैक्ट्स पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली वेरीफाई हो सकता है मार्केट में, तो दैट इज व्हाई पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज वेरीफाइबल, लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज नॉट वेरीफाइबल। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करें तो वो सिचुएशंस बताता है ऑफ व्हाट इज, व्हाट वाज एंड व्हाट विल बी, क्या है, क्या था और क्या होगा। लेकिन नॉर्मेटिव सिचुएशन बताता है ऑफ व्हाट ऑट टू बी, कैसा होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं व्हाट शुड बी। ओके, नाउ पॉजिटिव और नॉर्मेटिव के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है।
एक और क्वेश्चन आ चुका है कि वैल्यू जजमेंट्स कौन सा इकोनॉमिक्स देता है। वेलफेयर प्रोपोजिशन भी बोलते हैं इसे, ये क्वेश्चन था। वेलफेयर प्रोपोजिशन कौन सा इकोनॉमिक्स देता है? कौन सा इकोनॉमिक्स वो स्टेटमेंट्स बताता है सही और गलत के? ओके, क्या चीजें सही और क्या गलत है वो स्टेटमेंट्स बताता है आपको। तो वो बताता है डेफिनेटली नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो इसका सही आंसर था नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। एंड कौन सा इकोनॉमिक्स वैल्यू जजमेंट या वेलफेयर प्रपोजिशन नहीं देता? तो इट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव आपको केवल फैक्ट बताएगा, नॉर्मेटिव बताते हैं कि ऐसा होना चाहिए। ओके, एंड दैट इज व्हाई वेलफेयर प्रपोजिशन इज गिवन बाय नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें डिस्कशन के टाइम बताया था, CRR is better than SLR for controlling inflation, ऐसा क्वेश्चन आ गया था। बेटा ये जो स्टेटमेंट है ना, CRR is better than SLR is not a fact, it is a suggestion, and that is why ये आंसर सही आंसर था। और उसी में एक ऑप्शन उन लोगों ने देके रखा था इन योर पेपर कि इन्वेस्टमेंट्स, हायर इन्वेस्टमेंट शुड रिजल्ट इनटू हायर ग्रोथ। तो जनरली क्या शुड देख के यू गो फॉर अ टिक ऑन दैट फर्स्ट ऑप्शन, लेकिन वो शुड केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया था। ये एकमात्र ऐसा क्वेश्चन था जो बहुत अलग तरह का था और जिसमें शुड यूज किया गया था, लेकिन इन्वेस्टमेंट नॉर्मली रिजल्ट इनटू इकोनॉमिक ग्रोथ, तो दैट वाज अ फैक्ट, दैट वाज नॉट अ सजेशन। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है साइंस भी है। साइंस क्यों है? क्योंकि ये आपको लॉज बताता है, थ्योरीज बताता है। हालांकि ये परफेक्ट साइंस नहीं है, इट्स एन इम्परफेक्ट साइंस। आर्ट, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज कंप्लीटली एन आर्ट, क्योंकि ना सिर्फ आपको प्रॉब्लम्स बताई जाती हैं, प्रैक्टिकली उसके सॉल्यूशंस भी बताए जाते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज मोर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। मोर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्योंकि यार बिजनेस इकोनॉमिक्स आप अपने बिजनेस में यूज कर रहे हो, तो डेफिनेटली फर्म बेसिस पे डिसीजन हो रहा है। लेकिन फर्म में आप डिसीजन बिना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को पढ़े नहीं ले सकते, तो डेफिनेटली आपको एक्सटर्नल फैक्ट्स पढ़ने ही पड़ेंगे, हरी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, तो ही जाके आप अपनी फर्म में सही डिसीजन ले पाओगे। तो इट ऑल्सो कंसिडर्स मैक्रो इकोनॉमिक्स। फाइन। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है, इट स्टडीज थ्योरी ऑफ मार्केट्स एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस। मार्केट को स्टडी करना इंपॉर्टेंट है और एंटरप्राइजेस, आपके आसपास के एंटरप्राइजेस को, ताकि आप भी अपनी प्राइस वाइजली डिसाइड कर पाओ। नेक्स्ट इज इट इज प्रेगमेटिक इन नेचर। प्रेगमेटिक का मतलब होता है ये प्रैक्टिकल है। माइक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ा थियोरिटिकल है, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स इज हाईली प्रैक्टिकल इन नेचर। देन कमिंग ऑन टू इट इज इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर मतलब ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कंबाइन करता है। अगर आपको अपने बिजनेस में डिसीजन लेना है, तो ना सिर्फ आपको इकोनॉमिक्स आना चाहिए, आपको अकाउंट्स आना चाहिए, फाइनेंस आना चाहिए, मार्केटिंग आना चाहिए, मैनेजमेंट आना चाहिए। तो इट कंबाइंस सो मेनी डिसिप्लिन्स टुगेदर। और लास्टली इट इज नॉर्मेटिव इन नेचर। इट इज मोर नॉर्मेटिव इन नेचर, यानी कि बिजनेस में अगर आप डिसीजन ले रहे हो तो बेसिकली आप सजेशन ले रहे हो, लेकिन सजेशन बिना फैक्ट पढ़े नहीं आते। यानी कि इवन इफ इट इज मोर नॉर्मेटिव इन नेचर, इट इज बेस्ड ऑन सजेशन, बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स एलिमेंट्स ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। फैक्ट पढ़े बिना बिजनेस में डिसीजन नहीं ले सकते। दीज आर द 8 पॉइंट्स ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स यानी कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में इंक्लूड क्या क्या होता है? तो दोनों चीजें इंक्लूड होती है, माइक्रो के भी एलिमेंट्स हैं और मैक्रो के भी एलिमेंट्स हैं। माइक्रो इकोनॉमिक इश्यूज में डिमांड, 3 पॉइंट्स तो रिलेटेड टू चैप्टर नेम्स ही हैं। डिमांड है, डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। सबसे पहली स्टेप जो किसी प्रोड्यूसर को करनी पड़ती है वो डिमांड एनालाइज करना, उसी के बेसिस पे वो प्रोडक्शन कर पाता है। तो फर्स्ट थिंग इज डिमांड एनालिसिस। फिर दूसरा अपन ने पढ़ा था वो था प्रोडक्शन। कितना आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए और उसके लिए कितना खर्चा लगेगा। देन नेक्स्ट वन वाज मार्केट स्ट्रक्चर। ये 3 तो चैप्टर के ही नाम थे, इफ यू कैन रिमेम्बर। डिमांड, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, और उसके बाद मार्केट। ठीक है। देन 2 चीजें मैंने तुम्हें याद करवाई थी, वो रिलेटेड टू एसेट्स, जो तुम्हारे एसेट साइड होता है ऑफ बैलेंस शीट। वन इज फिक्स्ड एसेट एंड अनदर वन इज करंट एसेट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज योर करंट एसेट एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट या बजटिंग डिसीजंस इज योर फिक्स्ड एसेट। ओके, तो ये तुम्हारे एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट का पार्ट थे। और उसके अलावा 3 चीजें तो वेरी बेसिक पॉइंट्स हैं जो आप बिजनेस में डिसीजन लेते हो। तो प्रॉफिट, रिस्क एनालिसिस एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रिसोर्स एलोकेशन।
So total 8 points existed in scope of business economics जो हमको याद करने थे. एंड देन मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप की अगर बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज में तो बस एग्जाम्पल देके रखे हैं. जनरली तुम्हें क्वेश्चन भी इसी तरह का आएगा एमसीक्यू फॉर्मेट में कि बताओ इनमें से कौन सा माइक्रो इकोनॉमिक्स है और कौन सा मैक्रो इकोनॉमिक्स है. तो मैक्रो में क्या क्या आ जाता है, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज थी, फाइनेंशियल एंड कैपिटल मार्केट्स हैं, सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो पॉलिटिकल मैनेजमेंट, and lastly national income. There can be other example too, fiscal policy, monetary policy. ये सारे are example. Even business cycles is an example of macroeconomic issue. Okay, this was it with unit number 1. In the next, we'll continue with unit number 2 of chapter number 1.